तारीख 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से एक विमान ने उड़ान भरी। IC-814 विमान को दिल्ली आना था, लेकिन रास्ते में ही हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया और इसे कांधार ले जाया गया। भारत सरकार के लिए एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया। 178 यात्री जो उस विमान में सवार थे, उनको छुड़ाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ना पड़ा। इस घटना के 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी ताजा है। 24 दिसंबर 1999 नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC-814 ने शाम करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। क्रिसमस से एक दिन पहले विमान में खुशियां फैली थी। नया साल भी दस्तक देने को तैयार था। कई यात्री नेपाल से छुट्टियां मनाकर घर वापस लौट रहे थे, लेकिन हर कोई इस बात से अनजान था कि उनका 1 घंटे 20 मिनट का यह सफर एक कभी ना खत्म होने वाले सफर के रूप में तब्दील हो जाएगा। विमान भारत की जगह अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। फ्लाइट क्रू और जहाज में सवार यात्री इस बात से अनजान थे कि उनके बीच कुछ हथियार लिए आतंकवादी यात्री बनकर बैठे हैं। विमान में उस समय 180 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर लोग भारत के थे। कुछ यात्री ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के भी थे। शाम करीब 5 बजे विमान के भीतर खौफ का मंजर दिखाई देने लगा। विमान के भारतीय सीमा में दाखिल होते ही हथियारबंद आतंकवादी विमान को पाकिस्तान के लाहौर में ले जाने की मांग करने लगे, लेकिन विमान चालक दल के सदस्यों ने आतंकियों को समझाया कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके। वो काफी इस बारे में हमें कंपेल कर रहे थे कि आप इसको लाहौर में उतारो। तो हम एंटर नहीं किए पाकिस्तान, और किसी तरीके से हमने उनको कन्विंस कर दिया कि आपको रिफ्यूलिंग करानी है तो वो हम अमृतसर में करा लेते हैं और उसके बाद जहाँ कहोगे हम चलते हैं। तो वी मैनेज समहाउ, और वो हमारी बात मान भी गए। ऐसे में विमान को अमृतसर में लैंड करवाया गया। बंदूक के नोक पर विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान के कमांडर कैप्टन देवी शरण ATC को संदेश देने की कोशिश करते रहे। विमान को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक वहां खड़ा रखने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत सरकार विमान में बैठे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ नहीं कर सकी। आतंकी विमान को अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर ले गए। लाहौर से दुबई होते हुए विमान अगले दिन सुबह अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया। विमान में मौजूद आतंकियों ने खास ट्रेनिंग ले रखी थी। वो एक दूसरे को कोड नेम से पुकार रहे थे। उनमें से एक को तो विमान की टेक्निकल जानकारी भी हासिल थी। हाँ, इनके सबके नाम के कोड वर्ड्स थे। इनका असली नाम कोई नहीं था। जैसे जो सबसे चीफ हाईजैकर जो बोलते हैं, जिसकी सब बात मानते थे, उसको चीफ बोलते थे। उसके बाद बर्गर, फिर एक शंकर था, एक भोला था, एक डॉक्टर था। इस तरीके से इनके नाम रखे हुए थे। हाँ, उनको डेफिनेटली जानकारी थी। एक आदमी को उन्होंने ट्रेन किया हुआ था इसके सिमुलेटर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में भी एयरबस B2 होती थी, तो वहाँ पर उसको ट्रेन किया गया था। तो उसको बेसिक पता था फ्लाइंग के बारे में कि कैसे फ्यूल पड़ना है, कहाँ फ्यूल पड़ना है, जेप्सन क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है। तो उस तरीके से काफ़ी अच्छा एक आदमी को, एक बर्गर करके उसका नाम था, जो उसको रखा हुआ था, उसका नाम बर्गर, और उसको ट्रेन किया हुआ था। तो ही न्यू अबाउट द लिटिल बिट फ्लाइंग। क्या वो दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। कंधार पहुंचने से पहले ही आतंकवादियों ने प्लेन में सवार भारतीय नागरिक रूपन कात्याल की हत्या कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार यात्रियों की जान बचाने को लेकर प्रयास में लगी थी। उसी दौर में मीडिया की ताकत का भी अंदाजा हुआ, जब सरकार पर मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा था। यात्रियों को छोड़ने के एवज में आतंकियों ने भारत सरकार के सामने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई की मांग रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की भी मांग की। काफी जद्दोजहद के बाद इतना तय हुआ कि आतंकियों ने पैसे और शव की मांग छोड़ दी, लेकिन आतंकी
अपने साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। उधर विमान में यात्रियों के लिए पल पल जीना मुश्किल हो रहा था। आतंकियों के दहशत के बीच सांसें थम सी रही थी। 8 दिनों तक एक ही जगह बैठे बैठे यात्रियों के हाथ पांव जकड़ चुके थे। विमान में टॉयलेट जाना भी मुहाल हो रहा था। आज़ादी तो ज़्यादा नहीं थी, पहले एक दिन तो काफ़ी मुश्किल था, उसके बाद फिर जब हमने हाईजैकर से बात करना स्टार्ट किया कि इनको मूवमेंट इनकी स्टार्ट करो, थोड़ा इनको टॉयलेट वगैरह जाना चाहिए, थोड़ा अदरवाइज बैठे-बैठे तो इनके जो नीज़ हैं वो जुड़ जाएँगे। तो उन्होंने हमारी बात मानी और धीरे-धीरे करके वो रिलैक्स होते गए। इधर भारत सरकार और आतंकियों के बीच बातचीत 8 दिनों तक चली। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता हुआ। 3 आतंकवादियों जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा किए जाने की बात तय हुई। 31 दिसंबर 1999 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को भारतीय जेलों से निकालकर कंधार पहुंचे और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लेकर आए। आतंकवादियों ने अपने साथियों को छुड़ाकर फतह का ऐलान किया। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर वो भाग गए। 31 दिसंबर की शाम को भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रियों के सुरक्षित वापसी की जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही है। लेकिन यह घटना भारत के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया। इस घटना ने एक नए मुद्दे को भी जन्म दिया। भारत की एंटी हाईजैकिंग पॉलिसी को सशक्त बनाने पर बहस छिड़ गई। पॉलिसी हमें स्ट्रॉन्ग ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, जो कि सारे क्रू के पास, ग्राउंड क्रू के पास, सारे ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए कि किसको कब कैसे क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा अपना जो डेफिनेटली ट्रेनिंग, उसके ऊपर फिर जो भी एसओपी बनता है उसके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए क्रू की कि किसको क्या करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली। अगर हम आज कंपेयर करते हैं दूसरे किसी कंट्री के साथ, लाइक इजराइल ही ले लो, तो हमारी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा वीक हैं उसके मुकाबले। और हाईजैकिंग विरोधी संशोधन विधेयक 2010 को अगस्त 2010 में राज्यसभा में पेश किया गया और 2014 में इसे मंजूरी दी गई। 4 मई 2016 को ऊपरी सदन में और 9 मई 2016 को लोकसभा में विधेयक पारित हो गया। हाईजैकिंग विरोधी विधेयक अपहरण के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है, जहां इस तरह के अपराध के परिणाम स्वरूप बंधक या सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है या फिर आजीवन कारावास, और ऐसे व्यक्तियों की चल अचल संपत्ति भी जब्त करने के लिए उत्तरदायी है।